नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष पाठक आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि हमने पिछली क्लास में फेल और पास के टाइप के क्वेश्चन पढ़े थे, ठीक है, जिसमें हमने 2 पार्ट पढ़े। आज जो हमें पढ़ना है मेरे भाई, वो पढ़ना है वेन आरेख। क्या पढ़ना है? वेन आरेख। इस पर भी पेपर में बहुत अच्छे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। और इसे हम 2 पार्ट में पढ़ेंगे यार, पार्ट 1 और पार्ट 2। वेन आरेख के 2 तरीके के क्वेश्चन वो होते हैं जिसमें 2 डायग्राम बनते हैं और 3 डायग्राम। आप इस वीडियो को पूरा अंत तक देखो। मैं पूरी तरीके से प्रॉमिस करता हूं आपको कि पेपर में आपको इस वेन आरेख के क्वेश्चन के लिए बिल्कुल भी पेन उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। 2 सेकंड या 5 सेकंड के अंदर आप देखते ही इस क्वेश्चन का आंसर दे पाओगे। लेकिन ऐसा तभी हो पाएगा जब हमें डायग्राम बनाना भी आता हो। मैं आपको ऐसे भी क्वेश्चन कराऊंगा, ठीक है, जिनमें आपको डायग्राम बनाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन हमें डायग्राम बनाना भी सीखना है और सवाल को बिना डायग्राम बनाए हुए भी करना सीखना है, दोनों तरीके से। देखो, बेसिक हमारा तभी मजबूत हो सकता है जब हम उसका पूरा वेन डायग्राम अच्छे से ड्रॉ करके सीख जाए। और पेपर में हमें क्या करना है, वेन डायग्राम ड्रॉ नहीं करना, सिर्फ हमें नॉर्मल सी कैलकुलेशन करनी है, जोड़ घटाओ, और उसके बेहद पर हमें वो क्वेश्चन कर देने हैं। चलिए, तो मैं शुरू करता हूं वेन आरेख का। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ रहा होगा, चलो मैं पढ़ देता हूं। एक परीक्षा में 60% विद्यार्थी गणित में पास है और 40% विद्यार्थी अंग्रेजी में पास है, 20% विद्यार्थी दोनों विषय में पास है। तो इसमें 5-6 टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो मैंने लिखे हुए हैं। कितने प्रतिशत परीक्षा में पास है, कितने परसेंट फेल है, कितने परसेंट केवल गणित में पास है, कितने परसेंट केवल अंग्रेजी में पास है, कितने परसेंट केवल एक विषय में पास है, और कितने परसेंट केवल एक विषय में फेल है। ये सारे 6 क्वेश्चन मैंने आपको लिख दिए हैं। भाई एक बात समझ लेना दोस्त, इस क्वेश्चन के लिए हम बिल्कुल बेसिक से समझेंगे। पहले समझ वाली बात, इस क्वेश्चन को हम बिल्कुल बेसिक से करेंगे। इसके बाद हम क्वेश्चनों को बिना वेन डायग्राम ड्रॉ करे हुए करने की कोशिश करेंगे। चलो, जैसे 60% विद्यार्थी गणित में पास है, 40% अंग्रेजी में पास है और 20% दोनों विषय में पास है। तो जब हम इसका डायग्राम बनाते हैं तो इसमें 2 तरीके के सब्जेक्ट है मेरे भाई। कितने सब्जेक्ट है? 2 तरीके के, मैथ है और ये इंग्लिश है। ये मैंने ले लिया, चलो, मैथ और ये इंग्लिश, सही। इनका कुछ कॉमन पार्ट भी था 20%, वो मैंने इसीलिए इन्हें इंटरसेक्ट कर दिया। कितने परसेंट विद्यार्थी ऐसे हैं जो दोनों सब्जेक्ट में पास है? 20%। ये मैथ में भी है और ये 20% ही इंग्लिश में भी है। इसने बताया कि 40% विद्यार्थी अंग्रेजी में पास है और 60% गणित में पास है और 20 ऐसे हैं जो दोनों में। तो मेरे भाई, मैथ में जो टोटल स्टूडेंट इसने दे रखे हैं वो 60 दे रखे हैं, जिनमें से 20 आपने लिख दिए हैं, तो 40 और लिख दो। इंग्लिश में टोटल 40 दे रखे थे, जिसमें से 20 आप लिख चुके हो, तो 20 और लिख दो स्पेशली। समझ में आई बात? जैसे अगर पूछे कि मैथ में कितने हुए, तो 60 नहीं होंगे, 40 है और 20 है 60। इंग्लिश में 20 ही है और 20 है 40, 20 दोनों में कॉमन है। तो अगर वो ये पूछता है कि कितने परसेंट पास हुए, तो 40 ही है, 20 ही है 60 और 20 ही है 80। इसका मतलब पहले सवाल का आंसर हो जाएगा 80%। और अगर 80% पास है तो दूसरे सवाल का आंसर हो जाएगा कि 20% फेल है। नॉर्मल सी बात है। अच्छा, इसने बाद में पूछा कि केवल गणित में कितने पास हुए। तो भाई वैसे पूरे गणित में तो 60 है, लेकिन अगर मैं केवल गणित की बात करूं तो केवल गणित में जो हो जाएंगे वो हो जाएंगे आपका 40। केवल अंग्रेजी की बात करें तो केवल अंग्रेजी में हो जाएंगे 20, ये वाले ओनली इन इंग्लिश। अच्छा, केवल एक विषय में पास कितने होंगे? तो यार एक बात देखो आप, मुझे 40 ये पास है, 20 ये पास है, 20 ये है। ये तो दोनों सब्जेक्ट में है। ये एक सब्जेक्ट के हैं केवल मैथ के, और ये भी केवल एक सब्जेक्ट के हैं केवल इंग्लिश के। तो ओनली इन अदर सब्जेक्ट के हो जाएंगे आपके 60%। कैसे? ओनली अदर सब्जेक्ट में 20 ये है और 40 ये है। ये एक ही सब्जेक्ट के तो है और ये भी एक ही सब्जेक्ट के है, तो इसका मतलब 60% हो गए। अच्छा, छठा सवाल यह है कि कितने परसेंट विद्यार्थी एक विषय में फेल है। भाई, जितने परसेंट विद्यार्थी एक विषय में पास होते हैं उतने ही परसेंट विद्यार्थी एक विषय में फेल होते हैं। ये बात आप नोट कर लो। एक सब्जेक्ट में पास होने वाले विद्यार्थी बराबर एक सब्जेक्ट में फेल होने वाले विद्यार्थी आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। मैं इस बात को आपको बिल्कुल बताता हूँ, लेकिन ऐसा तभी होगा जब हमारे पास सब्जेक्ट 2 हों। आप एक बात समझना, जैसे A, B, C और D,
1 2, इन चारों ने मैथ और इंग्लिश सबके पेपर दिए, मैथ का भी पेपर दिया, इंग्लिश का भी पेपर दिया। इन चारों के साथ अलग अलग घटनाएं घटी। ए दोनों सब्जेक्ट में पास हो गया, बी दोनों सब्जेक्ट में फेल हो गया, सी मैथ में पास हो गया, इंग्लिश में फेल हो गया, डी मैथ में फेल हो गया पर इंग्लिश में पास हो गया। ये सब्जेक्ट मैंने मान लिया मैथ, ये सब्जेक्ट मैंने मान लिया इंग्लिश। अब आप मुझे ये बताओ कि ऐसा कौन सा विद्यार्थी है जो दोनों सब्जेक्ट में पास है? आप कह दोगे ए। ऐसा कौन सा विद्यार्थी है जो दोनों सब्जेक्ट में फेल है? वो है बी। ऐसा कौन सा विद्यार्थी है जो एक सब्जेक्ट में ही पास है केवल? तो आप कहोगे कि जी सी है और डी है, ये एक सब्जेक्ट में ही पास है दोनों। अगर मैं ये पूछ लूं कि एक सब्जेक्ट में फेल कौन कौन है, तो वही है सी और डी। समझ में आई बात? तो जो विद्यार्थी, जब सब्जेक्ट आपके पास दो हैं और दो में से एक सब्जेक्ट में ही पास है तो एक में क्या होगा? फेल। एक सब्जेक्ट में ही पास है तो एक में क्या होगा? फेल। तो जितने विद्यार्थी एक सब्जेक्ट में पास होते हैं उतने एक सब्जेक्ट में क्या होते हैं? फेल होते हैं। तो छठे क्वेश्चन का आंसर आपको इस तरीके से देना। समझ में आ गया इसका बिल्कुल बेसिक से आपको? ठीक है। आगे हम कुछ क्वेश्चन ऐसे करेंगे जिनमें हम डायग्राम बनाएंगे नहीं। समझ में आई बात? बिल्कुल बिना डायग्राम बनाए हुए ओरली करेंगे, मौखिक रूप से, और बहुत ही तेजी से करेंगे जैसे पेपर में करना है। चलो एक और अच्छा क्वेश्चन है, स्कोर कर लेते हैं। एक परीक्षा में 42% विद्यार्थी जंतु विज्ञान में पास है। जंतु विज्ञान का मतलब जूलॉजी होती है। 35% विद्यार्थी बॉटनी में पास है और 15% दोनों में पास है। यदि इस परीक्षा में कुल 2500 विद्यार्थी शामिल हुए हों तो एक विषय में पास होने वाले विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात करें। भाई अगर मैं इसका वेन डायग्राम बनाऊं तो आप मुझे बताओ 15% ऐसे है ना जो दोनों सब्जेक्ट में पास है, तो केवल जूलॉजी के कितने बचेंगे? केवल जूलॉजी के हो जाएंगे 27, क्योंकि पूरी जूलॉजी में 42 थे, तो 27 ये हो गए, तो 15 हो गए, पूरे हो गए 42। अच्छा, केवल बॉटनी में कितने थे? केवल बॉटनी में थे 35, तो यहाँ पे मैं कितने लिख दूंगा? 20। ये बॉटनी हो गई। बॉटनी का मतलब वनस्पति विज्ञान। तो अगर मुझसे वो ये पूछे कि कितने परसेंट पास हुए, तो 27 और 15 42 और 20 62। पूछे कितने परसेंट फेल हुए, 62 पास है, तो 38 फेल हो गए। केवल जूलॉजी में कितने पास हुए? 27। केवल बॉटनी में 20। केवल एक सब्जेक्ट में पास होने वाले कितने हैं? 47। कितने हैं? 47। तो केवल एक सब्जेक्ट वाले जो हो गए वो हो गए 47%। लेकिन इसने सवाल में पूछा क्या है वो देखो आप। इसने सवाल में पूछा कि उनकी संख्या बताओ। अगर टोटल विद्यार्थी 2500 हो तो 2500 का 47% निकाल लो, आंसर हो जाएगा आपका 1175। समझ में आएगा? 47/100 गुणा 2500 करके 1175 आपका आंसर आ जाएगा। अगर हमें इस सवाल को बिना वेन डायग्राम बनाए हुए करना हो तो 42% जैसे बॉटनी में थे तो उनमें से 15 मैंने निकाल लिए, तो केवल एक सब्जेक्ट वाले जो पास होने वाले हैं वो केवल बॉटनी वाले को कितने हो जाएंगे? 27। केवल जूलॉजी वाले कितने हो जाएंगे? 20। 27 और 20 47। बिना वेन डायग्राम बनाए हुए आप इसे आराम से कर सकते हो। ठीक है। जैसा अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर आ रहा है। एक परीक्षा में 34% प्रतियोगी गणित में, 42% प्रतियोगी अंग्रेजी में असफल होते हैं, मतलब फेल होते हैं। यदि 20% दोनों में असफल हुए हों तो कितने प्रतिशत प्रतियोगी दोनों विषय में सफल होते हैं? ज्ञात करें। भाई देखो, कुछ भी पेन उठाने की जरूरत नहीं है इसमें, ना आपको वेन डायग्राम बनाने की जरूरत है, कुछ नहीं करना, बिल्कुल समझो। इसमें क्या है, मैथ में भी फेल दे रखे और इंग्लिश में भी फेल दे रखे और वो सब्जेक्ट में भी फेल दे रखे हैं। इसमें कितने फेल है? 34। इसमें कितने फेल है? 42। और इसमें दोनों में कितने फेल है? 20। समझ में आएगा? तो अगर आप चाहो तो डायग्राम भी बना सकते हो, और अगर आपको डायग्राम नहीं बनाना तो एक काम करो, इन दोनों को जोड़ लो। इन दोनों को जोड़ोगे तो 40 और 30 70, और 4 और 2 6, 76% ये हो गया। -20% कर दो तो ये हो जाएगा आपका 56% विद्यार्थी फेल हुए, तो इसका मतलब 44% क्या हो गए? पास। समझ में आई बात? ठीक है ना भाई, बड़े आसानी से कर सकते हो। 76 - 20 56, 56 फेल है तो 44 क्या हो गए? पास हो गए। चलो अगला सवाल। एक परीक्षा में 70% प्रतियोगी अंग्रेजी में और 80% प्रतियोगी गणित में सफल हुए, 10% प्रतियोगी दोनों में असफल हुए। यदि 144 प्रतियोगी दोनों
विषय में सफल होते हैं तो प्रतियोगियों की कुल संख्या ज्ञात करें। भाई एक बात समझना है यार, इंग्लिश, मैथ और बोथ, इंग्लिश में जो है वो 70% पास है, अंग्रेजी में 80%, मैथ में 80% पास है, और दोनों विषय में 10% विद्यार्थी फेल है। मेरी बात ध्यान से समझो। देखो, अगर सवाल के अंदर ऐसा हो कि ये फेल हो, ये पास हो और ये पास हो, तो एक सब्जेक्ट वाले के फेल को हम पास में कन्वर्ट कर देते हैं। अगर मान लो यहां पे पास है, यहां फेल है और यहां फेल है, तो इसको भी हम फेल में कन्वर्ट कर देंगे। मतलब कहने का ये है कि हमें ये वाली सिचुएशन देख के चलनी है, इसको हम डिस्टर्ब नहीं कर सकते। तो अब यहाँ पे क्या है, ये पास है, ये पास है और ये फेल है, ये पॉजिटिव पॉजिटिव और ये क्या है, नेगेटिव है। तो मैं आपको इसका एक बहुत ही बेहतरीन तरीका बताता हूं कि इन्हें आप जोड़ के देखो। अगर मैं इन्हें हटा भी दूं, मैंने मान लिया कि ये है ही नहीं, तो इसने कहा कि इंग्लिश में 70 पास है और मैथ में 80 पास है, तो इनकी संख्या बैठ रही है 150। कितने बैठ रही है, 150। लेकिन 10% तो दोनों में फेल थे, इसका मतलब टोटल पास वाले विद्यार्थी कितने थे, 90 थे। टोटल जो पास थे वो थे 90, लेकिन सवाल में बैठ रहे हैं 150। तो ये ऐसे बैठ रहे हैं क्योंकि 60% विद्यार्थी दोनों विषय में पास है। कितने पास है, 60% विद्यार्थी दोनों विषय में पास है। भाई वैसे यार एक्चुअल में पास हो सकते हैं 90, लेकिन जब आपने उनकी संख्या 150 बैठा दी है, तो इसका मतलब यह है कि ये 60 जो है 2 बार काउंट हो रहा होगा। ठीक है, तो ये 60% क्या है, दोनों विषय में पास हो गए। अब ये 60% दोनों विषय में पास है, इसने कहा 144 विद्यार्थी दोनों विषय में पास है, तो इसका मतलब यह है कि 60% की जो वैल्यू है वो है आपकी 144। कितनी है, 144। तो कुल विद्यार्थी पूछे, 12 से काट दो इसे, 12 पंजे 60 और 12 से 12 बार, 5% की वैल्यू 12 है, तो 100% करने के लिए मुझे क्या करना है, इसमें 20 की गुणा, इसमें 20 की गुणा कर दो, 240। टोटल जो विद्यार्थी हो गए वो हो गए आपके 240। अरे समझ में आ गई बात। जब 2 पॉजिटिव के साथ 1 नेगेटिव दे रखा हो, तो इसी तरीके से हमें कैलकुलेट करना। वेन डायग्राम बनाने की ज्यादा जरूरत है नहीं, ठीक है ना। मैं 2-3-4 सवाल और कराता हूँ आपको, बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, पेपर में मौखिक रूप से कर पाओगे। देखो, छात्रों के एक समूह में 70% अंग्रेजी और 65% छात्र हिंदी बोल सकते हैं। यदि 27% दोनों में से कोई भाषा नहीं बोलते, तो कितने परसेंट दोनों भाषा बोल सकते हैं। मौखिक रूप से कर दो, क्या प्रॉब्लम है इसमें। 70 और 65 कितने होते हैं जोड़ करके, 135। जबकि उन्होंने कहा 27 कुछ बोलेंगे नहीं, तो बोलने वालों की संख्या तो 73 ही है। अगर 73 है और 135 बैठ रही है, तो इसका मतलब 73 से 135 के बीच के जो भी डिफरेंस होगा वो दोनों भाषाएं बोलने वाले होंगे। भाई 70% ये बोलते हैं और 65% ये बोलते हैं, तो इसका मतलब ये हो गया कि 135% है बोलने वाले। कितने हैं बोलने वाले, 135। लेकिन उनकी व्यक्तिगत संख्या की बात करें तो वो बैठ रही है 73, क्योंकि 27 तो कुछ भी नहीं बोलते। अब बोलने वाले लोग हैं 73 और भाषा बोली 135 ने, तो इसका मतलब ये है यार 27 और 35 ये आप जोड़ लो। जैसे 35 में अगर मैं 27 जोड़ू तो 35 और 20 कितने होते हैं आपके 55, 55 और 7, 55 और 7 हो गए आपके 62। तो 62% लोग हो गए जो दोनों भाषाएं आपकी बोलते हैं। अगर मान लो इनकी संख्या दे रखी होती तो वैसे कैलकुलेट कर लेते हैं। तो कोई वेन डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है, आपने देखा, समझ में आती चल रही बात, मजा आ रहा। चलो अगला सवाल बड़ा बेहतरीन। एक सर्वे में यह पाया गया कि 53% विद्यार्थियों को कॉफी पसंद है, 63% विद्यार्थियों को चाय पसंद है, जबकि 10% विद्यार्थी चाय और कॉफी को पसंद नहीं करते। यदि 91 विद्यार्थियों को दोनों पसंद है तो कुल कितने विद्यार्थी हैं। है ना अच्छा सवाल, कुछ भी नहीं है, बिल्कुल पेन उठाने की जरूरत नहीं है। 53 और 63, 50 और 60 कितने होते हैं, 110 और 6 116। जबकि 10 उसने मना कर दिया कि पसंद ही नहीं करते, तो इसका मतलब दोनों चीज पसंद करने वाले कितने हो गए, 26। भाई चाय और कॉफी और बोथ, तो 53% को तो कॉफी पसंद है, पसंद,
और 63% को चाय पसंद है, और 10% इनमें से कुछ भी पसंद नहीं करते, नन। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि 116% लोग ऐसे हैं जो पसंद कर रहे हैं, जबकि उनकी व्यक्तिगत संख्या कितनी बैठ रही है, 90। अगर संख्या 90 है और कप 116 उठाए हैं, मेरी बात को समझो, जैसे एक पार्टी में 63 कप चाय के उठाए गए, 53 कप कॉफी के उठाए गए, तो टोटल कप उठाए 116। और जबकि जो 100 थे उनमें से 10 लोगों ने इनमें से कुछ भी नहीं पिया, न चाय पी न कॉफी पी, तो पीने वालों की संख्या कितनी होगी, 90। अब 90 से अगर कप 116 हुए यार, तो इसका मतलब दोनों पसंद करने वाले कितने हो गए, 26%। उसकी वैल्यू दे रखी है 91। 13 दूनी 26, 13 सत्ते 91, 2% की वैल्यू 7। अब मुझे निकालना है टोटल, तो 100% कितना हो जाएगा, क्या करना पड़ेगा मुझे, 50 की गुणा इधर उधर, तो 3.5 आंसर होगा। कोई वेन डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है, मौखिक रूप से आप आसानी से कर सकते हो यार। ऐसा शायद आपने हमसे पढ़ा नहीं होगा, आराम से। एक स्कूल के 40% विद्यार्थी फुटबॉल खेलते हैं, 50% क्रिकेट खेलते हैं, 18% कोई खेल नहीं खेलते, तो दोनों खेल खेलने वाले विद्यार्थियों का परसेंटेज बताओ। 40 और 50, 90। 18 ने पहले ही मना कर दिया था, तो इसका मतलब खिलाड़ी थे 82, खेल खेल रहे 90, तो 8% दोनों खेल खेल रहे। सेकंडों में आंसर आएंगे, सेकंडों में। दुनिया भर का काम हम पढ़ रखा होगा आपने आज तक, ठीक है भाई। 40 ये, 50 ये, तो इसका मतलब खेल खेलने वाले तो 90 हो गए। लेकिन उन्होंने बताया पहले कि 18% भैया कुछ नहीं खेलेंगे टोटल में से, तो इसका मतलब खिलाड़ी 82 है। अब तुम बताओ, प्लेयर 82 है, खेल 90 ने खेला, तो ऐसा कब पॉसिबल हो सकता है जब 8% दोनों खेल खेलते हैं। यही सवाल का आंसर, बस और कुछ नहीं। एक परीक्षा में 75% प्रतियोगी अंग्रेजी में और 37.5% प्रतियोगी गणित में सफल हुए। चलो ठीक है भैया, 75 और 37.5 में से कितने हो जाते हैं, 112.5 हो जाते हैं ना। 75% यहाँ पास हुए और 37.5% यहाँ पास हुए, तो इसका मतलब ये हो गया आपके 112.5। जबकि इसने कह रखा है कि 12.5% दोनों में फेल है, तो 100 में से 12.5 फेल है, तो इसका मतलब टोटल जो पास है वो 88.5 है। जब टोटल पास 88.5 है, तो यहाँ 112.5 कैसे हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा कि 25% दोनों में पास होंगे। 12.5 और 12.5, 25% क्या होंगे, दोनों में पास होंगे, जिनकी वैल्यू सवाल में दे रखी है 444। कितनी दे रखी है, 444। आपसे पूछा 100%, तो इसमें 4 की गुणा है, इसमें भी 4 की गुणा कर दो, 1776। यही सवाल का आंसर है। दुनिया भर के तरीके लगाने की कोई जरूरत नहीं, बिल्कुल मौखिक रूप से समझते चलो। देखो, मैंने किसी भी बेसिक आपको पहले वेन डायग्राम से भी समझाया, क्योंकि 3 वाले क्वेश्चन में हमें वेन डायग्राम ही बनाना चाहिए, समझ में आ रही बात। लेकिन 2 वाले क्वेश्चन में आपको वेन डायग्राम बनाने की कोई जरूरत नहीं, मौखिक रूप से आप आराम से कर सकते हो ओरली। चलिए अगला सवाल, समझ में तो आती चल रही ना बात। हाँ, ये बहुत अच्छा सवाल है यार। किसी परीक्षा के 72% विद्यार्थियों ने जीव विज्ञान तथा 44% ने गणित लिया। यदि प्रत्येक विद्यार्थी ने जीव विज्ञान अथवा गणित में से कम एक विषय जरूर लिया हो और 40 विद्यार्थियों ने दोनों विषय लिए, तो कक्षा में कुल विद्यार्थियों की संख्या क्या है। भाई अब तक क्या था, सारे सवालों के अंदर एक नेगेटिव पॉइंट भी आता था, जीव विज्ञान है और गणित है ना। हाँ, जीव विज्ञान का मतलब बायोलॉजी और मैथ। 72% ने ये लिया और 44 ने ये लिया, तो इसका मतलब संख्या बैठ रही है 116। अच्छा, इसमें नेगेटिव नहीं है, अगर नेगेटिव होता तो मैं वहां से कंपैरिजन करता। मान लो ये कहते थे 10% ने कुछ नहीं लिया, न मैथ लिया न बायो लिया, तो फिर इसका मतलब 90 ही लेते, 116 बैठ रहे, तो आंसर आता दोनों विषय लेने वाले 26। लेकिन यहाँ नेगेटिव बिल्कुल कुछ नहीं है, मतलब सारे के सारे विद्यार्थी कुछ ना कुछ जरूर ले रहे हैं। तो टोटल अगर मैंने 100 मान लिए, 100 विद्यार्थी हैं और 116 बैठ रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि 16 विद्यार्थी ऐसे हैं, 16% जिन्होंने दोनों सब्जेक्ट चुने हैं, और इनकी संख्या सवाल में दे रखी है 40। तो 8 दूनी 16 और 8 पंजे 40, 2% की वैल्यू होगी 5। अगर मैं इसमें 50 की गुणा कर दूं तो ये हो जाएगा 100% और ये हो जाएगा आपका 250।
250 ही सवाल का उत्तर है। समझ में आ गया? इसमें क्या है यार मेरे भाई, नेगेटिव नहीं दिया हुआ है। अगर वो ये कह देता है कि 10% कुछ भी नहीं ले रहे इनमें से, जैसा एक सवाल में हुआ है, तो यहाँ पे 90 से कंपैरिजन होता। ये कह रहा है कि हर विद्यार्थी कुछ ना कुछ जरूर चुन रहा है, मैथ या इंग्लिश। चलो अगला सवाल आप करके देखो। एक विद्यालय में 90% छात्र अंग्रेजी में और 85% हिंदी में उत्तीर्ण हुए। 375 छात्र दोनों विषय में उत्तीर्ण हुए। यदि दोनों विषयों में एक भी छात्र अनुत्तीर्ण ना हुआ हो, मतलब फेल कोई नहीं हुआ, सारे के सारे पास है, तब कुल छात्रों की संख्या बताओ। तो 90 और 85, 90 किसमें है? इंग्लिश में। 85 किसमें? हिंदी में। तो मुझे एक बात बताओ, 90 और 85 जोड़ के कितने होते हैं? 175 होते हैं ना। इसमें नेगेटिव कुछ है ही नहीं, तो इसका मतलब दोनों में पास कितने होते हैं? 75%। उसकी वैल्यू सवाल में दे रखे 375 है शायद, है ना। तो ये संख्या इससे कितनी और कटेगी? 5 से कम 5, 5 25 हासिल 2, 5 से 35 और 2 37, यानी 5 बार 1% की वैल्यू होगी 5, तो 100% हो गए 500। सेकंड में आंसर आएंगे बिल्कुल। समझ आ रही बात है? तो चलो, एक कक्षा में 55% विद्यार्थी रसायन विज्ञान में पास हुए, 50% भौतिक विज्ञान में पास हुए, जबकि 75% कम से कम एक विषय में पास होते हैं, तो कितने परसेंट विद्यार्थी दोनों में असफल होते हैं? देखो ये सवाल बड़ा अजीब गरीब है। इसमें जो बच्चे वेन डायग्राम बनाने लग जाते हैं ना, वो परेशान हो गए कि यार ऐसे कैसे डायग्राम बनेगा कि कक्षा में 55% तो केमिस्ट्री में पास है, जबकि दोनों में क्या 75 है। भाई ये 75 दोनों के नहीं, टोटल पास है। इस सवाल में कुछ भी नहीं है, टोटल जो पास है सारे मिलाकर के वो 75 है, तो फेल कितने होंगे? 25। यही सवाल का आंसर है, बस खत्म। समझना की बात? ये जो 75 है ये टोटल पास दे रखे हैं, क्या है टोटल इतने पास है, तो फेल कितने हुए? फेल 25 हुए ना। आप देखो कि अगर मैं इसका वेन डायग्राम बनाता, ठीक है, अब बच्चे क्या करते हैं, यहाँ 75 रख देते हैं वो। भाई तुम यहाँ 75 रख दोगे तो इसकी तो 55 ही, तो ऐसा तो डायग्राम तो बन ही नहीं पाएगा फिर। ये इस सवाल में ये कह रहा है कि 75% कम से कम इस परीक्षा में पास हुए, तो फेल कितने हुए? 25। बस बात खत्म होगी और कुछ नहीं। ये अब बच्चे थोड़ा सा कंफ्यूज ये भी हो रहे होंगे यार कि हमें ये कैसे पता चला कि कैसे क्या है। एक तो लैंग्वेज पढ़ो पहली बात, दूसरी बात अब ये देखो कि अगर मैथ उसमें कौन सा सब्जेक्ट है? केमिस्ट्री है ना। केमिस्ट्री में अगर 55 पास है तो दोनों में 75 तो हो ही नहीं सकते, इसका मतलब 75 ओवरऑल है। समझा की बात? अगली वीडियो में हम थर्ड वाला पार्ट करेंगे। इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दो, लाइक कर दो, ठीक है। जैसा भी आपका रेस्पॉन्स आ रहा है वो लिखा करो, डाउट्स भेजा करो, ठीक है। जो टेलीग्राम चैनल है मैथ्स बाय मनीष पाठक सर, उसमें अपने डाउट्स उसी टॉपिक से रिलेटेड जरूर भेजा करो। और भाई पढ़ाई करो। लॉकडाउन में आप जितना ज्यादा से ज्यादा कवर कर सकते हो वो कवर करो। बच्चे बहुत बहुत पढ़ रहे हैं, ये मत सोचो कि हम क्या है क्या नहीं है। अब पेपर वैकेंसी आएंगे या नहीं आएंगे, जिस दिन वैकेंसी आनी शुरू होंगी आपको टाइम नहीं मिलेगा। समझ में आ रही बात? जो अच्छे बच्चे हैं, जो पॉजिटिव है, पढ़ाई करने से बहुत सकारात्मक सोच बनती है, बहुत ही अच्छी फीलिंग आती है। 2-4 दिन पढ़ाई करके देखो, अपने आप ही नकारात्मकता खत्म हो जाएगी। तो आज के लिए इतना ही।